औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। और आज मैं आपके साथ हूँ, आपका हम सफ़र हूँ भोंग मस्जिद के लिए। ये मस्जिद जिला रहीम यार खां के गांव सादकाबाद के करीब भोंग में वाक़ है और पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन मसाजिद में इसका शुमार होता है। मज़े की बात है कि इस मस्जिद तक पहुंचने का मेरा सफ़र बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही मज़ेदार रहा। वो भी मैंने आपसे शेयर की हुई हैं वीडियोस में, इसमें भी थोड़े थोड़े टिप्स देता जाऊंगा। जब मैं भोंग अड्डे पर उतरा तो वहां से मुझे सवारी मैसर हुई और मैं भोंग मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बाजार से गुजर कर अब मैं पहुंचा उसके मेन गेट तक। मुझे बताया गया कि इसका मेन गेट जो है वो मुस्तकिल बंद रहता है, अंदर जाने के लिए एक मुतबादिल रास्ता है। ये मस्जिद इस कदर खूबसूरत है कि गुमान होता है कि जैसे किसी बादशाह ने बनाया हो। अब ये मस्जिद जैसे कि इस्लामाबाद मस्जिद है वो हुकूमत पाकिस्तान ने बनाई है, दूसरे ममालिक के तावन से। बादशाही मस्जिद है वो एक बादशाह ने बनाई है। इसी तरह जितनी भी मसाजिद है बादशाहों ने बनाई है। और आप यकीन जानिए ये भी मस्जिद किसी भी बादशाही मस्जिद से कम नहीं है। यूं ही है कि जैसे वक्त के बादशाह ने इसे बनाया हो। हालांकि ये एक रईस आदमी ने बनाई है, रईस आदमी ने बनाई है। आइए मैं इसका आपको तारीखी पस मंजर बताता हूं। इस मस्जिद की तामीर 1932 में शुरू हुई और जो इसके बानी थे रईस गाजी मोहम्मद, वो यहाँ के इलाके की एक बाअसर जिम्मेदार थे। मैं तो ये कहूंगा कि वो यकीनन बादशाहाना मजाज रखते होंगे जो अल्लाह का घर बनाने के लिए उन्होंने अपने जाती तौर पर इतना ज्यादा खर्च कर दिया। कहते हैं कि इसको मुकम्मल होने में तकरीबन 50 साल लगे। यानी ये 1932 में शुरू हुई और 1982 में ये मुकम्मल हुई। लेकिन वहां पहुंचकर मुझे जो बताया गया वहां के लोगों ने, जो वहां के रईस इब्राहिम साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि इसकी तामीर जो थी वो 1945 में मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद इसका काम मुसलसल चलता रहा। 1975 में इसके बानी के इंतकाल के बाद इनके बेटे ने काम मुकम्मल किया। यह सिर्फ मस्जिद नहीं थी बल्कि एक मुकम्मल कॉम्प्लेक्स था। मैं जब मस्जिद तक पहुंचा तो शाम हो चुकी हुई थी। आसमान पर चांद चमक रहा था और यकीन जानिए कि रात की खामोशी में चांदनी जब भोंग मस्जिद पर उतर रही थी तो यूं लगा जैसे नूर ने जमीन को आगोश में ले लिया हो। चांद की नरम रोशनी में नहाई हुई भोंग मस्जिद एक ख्वाब जैसा मंजर पेश कर रही थी, जहां सुकून भी था और रूहानियत भी। चांदनी रात में भोंग मस्जिद का हुस्न कुछ यूं निखर आया कि हर मंजर दिल को खामोशी से सजदा करने पर मजबूर कर रहा था और मैंने सजदा किया भी। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है और ये इसकी अंदरूनी एंट्रेंस कह लें। और ये सीढ़ियां चढ़ते हुए यूं महसूस हो रहा था कि जैसे हम किसी बादशाही मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहे हों। बहुत ही खूबसूरत इसकी एंट्रेंस थी और आप यकीन जानिए कि ये मस्जिद किसी भी तौर भी किसी बादशाही मस्जिद से पीछे नहीं है। आसमान की चांदनी और जमीन पर भोंग मस्जिद ऐसा लगता था जैसे नूर और सुकून का हसीन मलाप हो गया हो। मैं इसमें खो गया, बेखुद हो गया, अपनी मस्ती में ही मैं झूम उठा। एक तो मस्जिद की खूबसूरती, ऊपर से चांद की चांदनी और चांदनी के नूर में डूबी हुई ये मस्जिद वाकई किसी ख्वाब का मंजर पेश कर रही थी। मैं इस मस्जिद को देख रहा था। एक तो ये मस्जिद किसी रईस के शौक का था और दूसरी ये मस्जिद आर्किटेक्चर का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना था। क्या डिजाइन था, क्या स्टाइल है इसका। ये मस्जिद अपनी अनोखी और मिक्स्ड आर्किटेक्चर की वजह से मशहूर है। इसमें मुख्तलिफ तहजीबों का इम्तजाज मिलता है, जैसे कि लाहौर इसका मुगलिया स्टाइल मिलता है, ईरान का स्टाइल मिलता है,
तुर्की का भी तो इसमें टच नजर आ रहा है। अच्छा, एक और चीज जो मुझे लगी वो है कि स्पेन उंदलस का अंदाज भी इसमें नजर आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस पे मगरबी तर्ज का भी असर है। जैसा कि आप देखें कि 1940 में मगरबी तर्ज में जो बनने वाली इमारतें थे वो अमूमन इस आर्किटेक्चर की अक्कासी करती हैं। और अगर हम इसकी एक मुसावात बनाएं तो यकीन यानी ये बनती है कि मशरिक प्लस मगरिब इज इक्वल टू, यानी उसके बराबर है कि एक शाहकार तामीर होकर हमारे सामने खड़ा है। इसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल संगे मरमर, सुरख और स्याह पत्थर, शीशा, कलर्ड ग्लासेस, लकड़ी और वो भी चंदन की, टाइल वर्क, आईनाकारी, खत्ताती। कहा जाता है कि कुछ पत्थर यूरोप, इटली, हंगरी वगैरह से भी मंगवाए गए। अब आइए इसके इंटीरियर की तरफ, अंदरूनी खूबसूरती की तरफ। शाम का टाइम, रात का टाइम और अंदर सुनहरी नक्शो नगार, हाथ से बनाई गई खत्ताती, रंगीन फूल और जियोमेट्रिक डिजाइन, आईना वर्क और फ्रेस्को आर्ट। बाहर से सादा, अंदर से महल जैसी शान मुझे नजर आई। इसकी क्राफ्ट्समैनशिप भी कमाल की थी। कहा जाता है कि पाकिस्तान और भारत से माहिरीन कारीगर बुलाए गए। राजस्थान के मिस्त्री और कराची के खत्तातों ने इस पर खूबसूरत खत्ताती की। हजारों लोगों ने इसमें काम किया। इसके अंदर लगे हुए शाहाना किस्म के फानूस, ऊपर से खूबसूरत शीशा वर्क और मुख्तलिफ रंगों से खूबसूरत बनी हुई तस्वीरें, आप यकीन जाने एक ख्वाब का मंजर पेश कर रही थी। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मैं किसी बहुत ही बड़े महल के ख्वाबों की दुनिया के महल में हूं और ख्वाब में ऐसा मंजर नजर आता है। ये देखिए, यहाँ एक सीढ़ी भी लगी हुई है, यानी इसकी मस्जिद की तज़ीनो आराइश का काम मुसलसल जारी रहता है और जो कहा जाता है कि वो कभी भी बंद नहीं होता। इस मस्जिद में तकरीबन 2500 नमाजियों की गुंजाइश है, यानी कि 2500 नमाजी आसानी के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। खवातीन के लिए अलग मस्जिद भी मौजूद है। यह सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि इस्लामी तालीम का मरकज भी है। यह सिर्फ मस्जिद नहीं थी बल्कि एक मुकम्मल कॉम्प्लेक्स था। इसमें मदरसा था जिसमें बताया मुझे गया कि तकरीबन 250 तलबा जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं, हिफ्ज़ कुरान करते हैं और आलम दीन का कोर्स भी करते हैं। यहाँ तलबा के रहने के लिए कमरे भी मौजूद थे। ये इबादत की जगह तो है ही है। अब मैं इसके अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रहा हूँ जहाँ इमाम मस्जिद जो है वो नमाज पढ़ाते हैं। मैं इसकी दीवारों पे किए हुए काम को देखकर दंग रह गया। छत पर किए गए नक्शो नगार और इसके खूबसूरत फानूस आंखों को खीरा कर रहे थे। रात की खामोशी में भोंग मस्जिद का अंदरूनी मंजर कुछ यूं महसूस होता है जैसे वक्त ठहर गया हो। मध्यम रोशनी में झूमर ऐसे चमकते हैं जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। दीवारों पर बनी नक्शो नगारी, हर फूल, हर बेल, हर रंग आहिस्ता आहिस्ता अपनी दास्तान सुनाने लगते हैं। सुनहरी और फिरोजी रंग जब रोशनी में घुलते हैं तो यूं लगता है जैसे किसी ख्वाबों की दुनिया में कदम रख दिया हो। संगे मरमर की ठंडी फर्श पर चले तो अपने कदमों की आहट एक नरम सी गूंज बनकर दिल में उतरती है और हर गूंज में इबादत की कोई पुरानी सदा छुपी महसूस होती है। छतों पर बनी बारीक और हसीन कारागरी ऐसे लगती है जैसे आसमान ने अपनी सारी खूबसूरती यहाँ समेट दी हो। और जब कोई तन्हा खड़ा होकर दुआ के लिए हाथ उठाता है तो पूरी मस्जिद जैसे इसके साथ आमीन कहती है और महसूस यूं होता है जैसे हर तरफ से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदाएं आ रही हों। वो रात, वो सुकून और वो रूहानी कैफियत जो कि मुझे भोंग
मस्जिद के अंदरूनी मंजर में नजर आई, उसे सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है, और वो महसूस करते हैं दिल वाले। दोस्तों, रात मैंने भोंग मस्जिद के एक साहब के घर में क्याम किया, यानी एक राइस के घर में, जो वो भी एक यादगार है, उस पर भी व्लॉग बनाऊंगा। और अगले दिन मैं सुबह जब मस्जिद में पहुंचा तो मैं मस्जिद को देखकर हैरान रह गया। दिन की पहली किरण जब भूंग मॉस्क के दरो दीवार को छूती है तो यूं लगता है जैसे सूरज खुद इसके हुस्न को सलाम करने आ गया हो। सफेद संगे मरमर पर पड़ती धूप एक नूरानी चमक पैदा करती है, जो कि मेरे अंदर, दिल के अंदर भी एक नूर पैदा कर रही थी, जैसे हर जरा रोशनी से वजू कर रहा हो। मीनार आसमान से बातें करते महसूस हो रहे थे, और इनके साए जमीन पर किसी खामोश दुआ की सूरत फैल जाते हैं। दीवारों पर बनी रंगीन नक्शो नगारी दिन की रोशनी में और भी निखर कर सामने आती है। हर रंग जैसे अपनी पूरी आबोताब के साथ जिंदा हो उठता है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और मजे की हल्की सी हवा चल रही है, और यूं लग रहा है जैसे वक्त भी ठहर कर इस मंजर को देख रहा हो। परिंदों की चहचहाट इस खामोश हुस्न में एक नरम सा तराना गोल देती है, और आने वाले ज़ायरीन के कदम इस मुकद्दस फिजा में अदब से धीरे हो जाते हैं। आप भी यहाँ इस मस्जिद को देखने ज़रूर आइएगा। मेरा व्लॉग, मेरी डिलीवरी और मेरा ये सब दिल की बातें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमेशा हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।